नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 भारत, 2 ईरान, 3 कजाकिस्तान, 4 तुर्कमेनिस्तान, 5 चीन, 6 बुल्गारिया। उपरोक्त देशों में से कितने देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 6। आंसर सी। भारत, ईरान, कजाकिस्तान और चीन शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। तुर्कमेनिस्तान और बुल्गारिया इसके सदस्य नहीं हैं। तुर्कमेनिस्तान तटस्थता की नीति अपनाए हुए है, जबकि बुल्गारिया यूरोपीय संघ का सदस्य होने के कारण एससीओ से संबद्ध नहीं है। अतः सूची में उल्लेखित केवल 4 देश ही एससीओ के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता में सुधार करना तथा सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। कथन 2, यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित है। कथन 3, यह योजना देश के सभी जिलों में बगैर किसी अपवाद के लागू की जाएगी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ए, कथन 1 सही है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा एवं चयनित जिलों में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। कथन 2 सही नहीं है। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित नहीं है, यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित है। कथन 3 सही नहीं है। यह योजना सभी जिलों में लागू नहीं है, यह 100 जिलों को लक्षित करती है जिनका चयन कम उत्पादकता, फसल सघनता एवं ऋण वितरण के आधार पर किया जाता है। अंततः केवल एक कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रह्मांड में पदार्थ प्रति पदार्थ विषमता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह बिग बैंग के पश्चात पदार्थ और प्रति पदार्थ की समान मात्रा में सृजन को दर्शाता है। ऑप्शन बी, इसका तात्पर्य है कि प्रति पदार्थ सभी परिस्थितियों में पदार्थ की तुलना में शीघ्र क्षय हो जाता है। ऑप्शन सी, यह ब्रह्मांड में प्रति पदार्थ की तुलना में पदार्थ की प्रबलता को इंगित करता है। ऑप्शन डी, इसका अर्थ है कि वर्तमान ब्रह्मांड में प्रति पदार्थ पदार्थ की तुलना में अधिक स्थिर है। आंसर सी, विकल्प सी सही है। पदार्थ प्रति पदार्थ विषमता से तात्पर्य ब्रह्मांड में आज देखे जाने वाली उस असमानता से है जहां लगभग संपूर्ण रूप से पदार्थ विद्यमान है, जबकि प्रति पदार्थ अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। जबकि वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बिग बैंग के बाद पदार्थ और प्रति पदार्थ समान मात्रा में उत्पन्न हुए थे। यह अंतर अब भी एक रहस्य बना हुआ है और भौतिक विज्ञान इस विषय पर निरंतर शोध कर रहा है। OECD FAO कृषि आउटलुक के अनुसार वर्ष 2034 तक वैश्विक अनाज उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, वैश्विक अनाज उत्पादन का केवल 2/5 हिस्सा ही प्रत्यक्ष रूप से मानव उपभोग के लिए उपयोग किया जाएगा। कथन 2, भारत जैव ईंधन की मांग का एक प्रमुख प्रेरक होगा। कथन 3, जैव ईंधन उत्पादन मुख्यतः उन्नत फीडस्टॉक जैसे फसल अवशेष एवं काष्ठीय बायोमास की ओर केंद्रित हो जाएगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ए, OECD FAO कृषि आउटलुक 2025-34 के अनुसार वर्ष 2034 तक वैश्विक अनाज उत्पादन का केवल 40% यानी 2/5 हिस्सा प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त होगा। शेष अनाज का उपयोग पशु चारा, जैव ईंधन उत्पादन एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कथन 2 सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश वर्ष 2034 तक वैश्विक जैव ईंधन मांग के प्रमुख प्रेरक होंगे। यह प्रवृत्ति परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाती है। कथन 3 सही नहीं है। यद्यपि रिपोर्ट में फसल अवशेष एवं काष्ठीय बायोमास जैसे उन्नत फीडस्टॉक की संभावना का उल्लेख किया गया है, परंतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि निकट भविष्य में जैव ईंधन उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना नहीं है। खाद आधारित कच्चे माल का वर्चस्व जैसे वर्तमान में है वैसा ही बने रहने की अपेक्षा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी SDG रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मापे जाने योग्य सतत विकास लक्ष्यों में से 1/3 से अधिक या तो ठहराव की स्थिति में है या पीछे की ओर जा रहे हैं। कथन 2, महासागर संबंधी लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण सबसे अधिक है। कथन 3, भूख एवं स्वच्छ जल तक पहुंच प्रमुख वैश्विक चिंताएं बनी हुई हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1,
ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी। कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी रिपोर्ट 2025 के अनुसार मापनीय डेटा वाले 14 लक्ष्यों में से लगभग 35% लक्ष्य या तो स्थिर हैं या प्रतिगामी दिशा में बढ़ रहे हैं। यह वैश्विक स्तर पर सतत विकास की धीमी गति को दर्शाता है। कथन 2 सही नहीं है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर, उन लक्ष्यों में से एक है जिसे सबसे कम वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। ये तथ्य संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भी प्रमुख रूप से सामने रखा गया था। कथन 3 सही है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भूख की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। साथ ही वर्ष 2024 तक 2.2 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित एवं प्रबंधित पेयजल तक पहुंचा नहीं है। यह संकेत करता है कि एसडीजी 2 जीरो हंगर और एसडीजी 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता अभी भी प्रमुख वैश्विक चुनौतियां हैं। स्क्विड की त्वचा में वर्णक पर हाल के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अध्ययन दर्शाता है कि जैसे जैसे स्क्विड बढ़ता है, वर्णक कोशिकाएं अधिक नियमित रूप से व्यवस्थित होती जाती हैं। ऑप्शन बी, यह उजागर करता है कि स्क्विड की त्वचा के विस्तार के साथ क्रोमेटोफोर्स की संरचना और अधिक अव्यवस्थित हो जाती है। ऑप्शन सी, इसमें पाया गया है कि स्क्विड के विकास के दौरान सभी क्रोमेटोफोर्स का आकार समान बना रहता है। ऑप्शन डी, यह पुष्टि करता है कि वर्णक की आकृतियां उसी क्रमबद्ध वृद्धि का अनुसरण करती हैं जैसा कि निर्जीव प्रणालियों में देखा जाता है। आंसर बी, अध्ययन में पाया गया है कि जैसे जैसे स्क्विड का विकास होता है, उसकी त्वचा में उपस्थित वर्णक कोशिकाएं, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, अधिक अव्यवस्थित हो जाती हैं। इस प्रवृत्ति को वैज्ञानिक रूप से हाइपर डिसऑर्डर कहा जाता है। यह व्यवहार निर्जीव प्रणालियों में विपरीत है, जहां विकास के साथ संरचनाएं सामान्यतः अधिक नियमित हो जाती हैं। स्क्विड की त्वचा में यह असामान्यता मुख्यतः त्वचा के निरंतर विस्तार और नई वर्णक कोशिकाओं के जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है, जो इसे एक अद्वितीय जैविक संरचना एवं पैटर्निंग प्रणाली बनाता है। यह अध्ययन जीवों में विकास एवं संरचनात्मक अनियमितता के बीच संबंध को उजागर करता है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह मुख्यतः इरिडियम आधारित उत्प्रेरकों पर निर्भर करता है। कथन 2, यह कोबाल्ट आधारित स्थिर उत्प्रेरकों की सहायता से बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। कथन 3, यह कोबाल्ट उत्प्रेरक गतिविधि को प्रत्यक्ष तौर पर शरण से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, हरित हाइड्रोजन उत्पादन वर्तमान में मुख्यतः इरिडियम आधारित उत्प्रेरकों पर निर्भर है, जो एक अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान तत्व है। इसके विकल्प के रूप में कोबाल्ट एक सुलभ और सस्ता विकल्प है। हालिया अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि कोबाल्ट आधारित उत्प्रेरकों में उत्प्रेरक सक्रियता और शरण की प्रक्रिया स्वतंत्र होती है, अर्थात यह दोनों प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इस खोज का महत्व ये है कि अब कोबाल्ट आधारित उत्प्रेरकों को इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है कि वे अधिक स्थिर और दीर्घकालिक बन सकें। इससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक मापनीय और सतत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति संभव है। आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे उच्च ऊंचाई वाली परिस्थितियों में संचालित करने हेतु डिजाइन किया गया है। कथन 2, बेहतर सटीकता के लिए इसमें उन्नत सीकर लगा हुआ है। कथन 3, यह प्रणाली भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा हेतु इजराइल से आयात किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, आकाश प्राइम एक स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली इजराइल से आयात नहीं किया गया है, अपितु भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसका लद्दाख क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया जा चुका है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रणाली उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। आकाश प्राइम में एक उन्नत सीकर लगाया गया है, जो इसे बेहतर लक्ष्य सटीकता और सटीक प्रहार क्षमता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 एवं भूमि अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह वैकल्पिक भूमि का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। कथन 2, यह पुनर्वास को अनिवार्य नहीं बनाता, केवल मुआवजे को सुनिश्चित करता है। कथन 3, यह भूमि के बदले भूमि नीति को केवल दुर्लभ मामलों में लागू करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1,
ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर सी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के पश्चात वैकल्पिक भूमि का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त होता। नकद मुआवजा को ही पर्याप्त माना गया है और पुनर्वास को अनिवार्य अधिकार नहीं माना गया है जब तक कि वह किसी विशिष्ट कानून जैसे LARR एक्ट 2013 द्वारा अनिवार्य न किया गया हो। साथ ही भूमि के बदले भूमि की नीति को केवल अपवाद स्वरूप या दुर्लभ मामलों में विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों अथवा विस्थापन की गंभीर स्थितियों में लागू किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही वैवाहिक विशेषाधिकार का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह पति पत्नी को सभी दीवानी मामलों में एक दूसरे पर मुकदमा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी, यह एक पति या पत्नी को बगैर किसी प्रतिबंध के एक दूसरे के विरुद्ध गवाही देने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी, यह विवाह के दौरान हुई गोपनीय बातचीत को न्यायालय में प्रकट किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी, यह अनिवार्य करता है कि सभी वैवाहिक बातचीत को कानूनी उपयोग के लिए रिकॉर्ड किया जाए। आंसर सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत पति पत्नी वैवाहिक विशेषाधिकार के अनुसार विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच की गोपनीय बातचीत को न्यायालय में बगैर उनकी अनुमति के प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई विशेष अपवाद लागू ना हो। चलिए अब देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? ऑप्शन ए, डेनिस शम्याल, ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन सी, यूलिया स्वीरिडेंको, ऑप्शन डी, ओलेस्की रेजनिकोव। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।